वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का जो न्यू सिलेबस है 2020 का चैप्टर 1 हम डिस्कस में लास्ट वीडियो में शुरू किया था। चैप्टर 1 दैट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम। इसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए सेकंड हमने यहाँ तक लास्ट टाइम हमने छोड़ा था ये सेकेंडरी मेमोरी पर। आप अगर ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर मैं चाहूँगा इसके वीडियो को आप देखो ताकि आपको चैप्टर आगे से अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेसिक थ्योरी बेस्ड सारा चैप्टर है ये। डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द मेमोरी एंड कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र होता है। डाटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब कि आपका हो गया रैम, ठीक है। उनके बीच में ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है, CPU में और प्राइमरी मेमोरी में, तभी वो आपका वर्क कर पाएगा। एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि हार्ड डिस्क, उन दोनों में ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है। मतलब डाटा को इधर से उधर जाने की ज़रूरत बार बार रहती है अलग अलग मेमोरीज के अंदर, तभी प्रोसेस हो पाएगा। डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द फिजिकल वायर्स। अब ये सब होता कहते हैं फिजिकल वायर्स के थ्रू होता है, जिन्हें बस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, बस इज़ यूज्ड फॉर द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द USB पोर्ट। जैसे हमने USB में मान लो सपोज कोई पेन ड्राइव लगा दिया और कोई इक्विपमेंट लगा दिया, उससे डाटा ट्रांसफ़र करना है USB पोर्ट के थ्रू, हार्ड डिस्क से के थ्रू, या बिटवीन हार्ड डिस्क एंड ए मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम, ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस इज थ्री टाइप, बस भी तीन टाइप की होती हैं। पहले हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस के बारे में। डाटा बसेज जिसे होते हैं टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब जो आपके सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा बस का यूज़ होता है। एड्रेस बस का काम होता है टू ट्रांसफ़र एड्रेस बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के अंदर जो आपका एड्रेस का ट्रांसफ़र होता है, एड्रेस मतलब मेमोरी को लोकेट करवाना होता है बार बार, तो उस केस में यूज़ होता है। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस दैट द CPU वांट्स टू रीड। अब बहुत बड़ी मेमोरी है आपके पास, उसके अलग अलग लोकेशन से एड्रेसेस हैं। CPU को जिस एड्रेस पे जाके जिस मेमोरी के पार्ट को यूज़ करना है, एक्सेस करना है, उसकी बात हो रही है। टू रीड एंड राइट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। एड्रेस बस के थ्रू ही हो पाता है ये। एक नेक्स्ट होता है कंट्रोल बस, टू कम्युनिकेट द कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। आपके सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए कंट्रोल बस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल दीज थ्री बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। इन सबको मिलकर हम सिस्टम बस का नाम देते हैं। इसको फिगर में भी देखो, यहाँ से अच्छे से बताया गया है। डाटा ट्रांसफर बिटवीन द कंपोनेंट्स थ्रू द सिस्टम बस। यहाँ पे देखिए कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, तीनों की तीनों बसेस मिलके CPU के साथ इंटरेक्ट रखती है, मेमोरी के साथ इंटरेक्ट रखती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। इन सबको कंबाइंडली हम सिस्टम बस कहते हैं। एज द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, से ही डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो हमेशा। पहले क्लास में इसको देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। एनी डाटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डाटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क नीड्स टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी। उसको मेन मेमोरी में लाना ही पड़ेगा, तभी CPU इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि CPU को डायरेक्ट कंट्रोल मेन मेमोरी के साथ रहता है। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग डाटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी यूजिंग बसेस। ये बसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो पाता है इन दोनों के बीच में। द CPU प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड द डाटा और टू राइट डाटा। तो वो उसको एड्रेस बस के थ्रू पता चलता है। वाइल executing the instructions, the CPU specifies the read or write control signals through the control bus के थ्रू वो बताता है। जैसे हमको भी देखा, a CPU may requires to read डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डाटा टू द मेन मेमोरी में से डाटा ले भी सकता है और उसको दे भी सकता है। ये डाटा बस इज़ बाई डायरेक्शनल, इसलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है डाटा उस पर। बट द कंट्रोल बस एंड द एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल। जबकि कंट्रोल बस और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं, सिग्नल पास हो सकते हैं। टू राइट द डाटा इन टू द मेमोरी, दी CPU प्लेसेस द डाटा ऑन द डाटा बस में ऑब्वियसली डाल देगा वो राइट करने के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा बस ही होती है। विच इज़ देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस के थ्रू आगे जाता है वो। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन द CPU स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड द डाटा इज प्लेस्ड ऑन द डाटा बस बाय ए डेडिकेटेड हार्डवेयर, जिसको हम मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं। इसके थ्रू वो करता है। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी मतलब कि रैम के अंदर जो भी फ्लो ऑफ डाटा रहेगा उसका वर्क वो मेमोरी कंट्रोलर ही करता है। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक बात करते हैं, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर्स। इन अर्ली डेज मतलब पहले के टाइम में द कंप्यूटर्स CPU यूज टू ऑक्यूपाई ए लार्ज रूम और
मल्टीपल कैबिनेट्स, बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, पूरे पूरे एक रूम में बल्कि एक हॉल में कंप्यूटर आया करता था। हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ती गई, द फिजिकल साइज ऑफ द CPU इज रिड्यूस्ड। आज के टाइम में CPU बहुत छोटे छोटे आने लग गए हैं। एंड इट इज़ नाउ पॉसिबल टू प्लेस ए CPU ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप। एक सिंगल माइक्रोचिप के अंदर ही पूरा का पूरा CPU दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है। ए प्रोसेसर CPU विच इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप के अंदर जब आ जाता है, जो पहले तो बहुत बड़ा हुआ करता था लेकिन अब जो सिंगल चिप में आ जाता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल द CPUs आर माइक्रो प्रोसेसर। जो आज के टाइम में आ रहे हैं 99% सभी के सभी माइक्रो प्रोसेसर्स ही आ रहे हैं। हेंस द टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, मतलब बहुत छोटे साइज में रहता है ये इनसाइड ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन द डाटा प्रोसेसिंग के अंदर जो होती है सबके सब करता है परफॉर्म, एज वेल एज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन दैट इज ALU ऑपरेशन भी वही परफॉर्म करता है। दीज डेज ए माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर अन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइज मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स। आज के टाइम में इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स, इन सब के इस्तेमाल से वो एक ही के अंदर बन जाता है। ये सब आपको, अगर आपको जो साइंस के स्टूडेंट्स आप सब हैं तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। देखो कभी भी चीज़ में हम कोई नई चीज़ इन्वेंशन कर रहे हैं तो ओबियसली हमारे बेनिफिट के लिए होगा, तो उसमें जब टाइम के साथ वो आगे बढ़ता गया तो उसमें इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ती गई, डिक्रीज फिजिकल साइज भी घटता गया और कॉस्ट भी ऑब्वियसली कमी होती गई। करंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, एक मिली सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इतने पावरफुल कंप्यूटर्स आज के टाइम में आ गए हैं। देखिए ये चीज़ की उन्होंने टेबल भी बताया जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स का, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अलॉन्ग विद देयर जनरेशन पीरियड, ये सब देखो बताया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ स्मॉल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट है आपका 1971 से 73 के बीच में ये आए थे। इसके चिप का टाइप LSI दैट इज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। वर्ड साइज इसमें 4 से 8 बिट का था, 1 KB का मेमोरी यूनिट हुआ करता था बस, और क्लॉक स्पीड इसके 108 किलोहर्ट्ज़ से लेके 200 तक होती थी, और कोर इसमें सिंगल ही रहता था, और ये इसका नाम सबसे बढ़िया 8080 इंटेल का आप दे सकते हो। सेकंड जनरेशन आपके इसके जस्ट बाद 74 से 78 के बीच आई, दैट इज आल्सो LSI। इसके अंदर 8 बिट का देखो साइज बढ़ गया था, एक स्टैंडर्ड हो गया था 8 बिट में, और 1 MB देखो काफ़ी बड़ा बढ़ गया, 1 KB से सीधा 1 MB में आ गया था, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड हो गई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई थी, सिंगल में था कोर ये। और ये इसका एग्जांपल आप मोटोरोला 6800 या इंटेल का 8085 इसके बाद वाला मॉडल लिख सकते हो। थर्ड में देखिए 1979 के जस्ट आया था 80 के बीच में VLSI दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 16 बिट का था ये। ठीक है, और ये करीब 16 MB का मेमोरी साइज का रहा करता था। तो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, 4 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड सिंगल, और ये इसका एग्जांपल आप 86 वाला दे सकते हो इंटेल का। फोर्थ जनरेशन में 1981 इसके जस्ट बाद आया था 95 तक, दैट इज़ VLSI दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 32 बिट का चलता था इसमें, और 4 GB तक का देखिए अब MB सीधे GB पे इसने जंप कर दिया, 4 GB का मेमोरी साइज हो गया इसका, और करीब इसमें 133 मेगाहर्ट्ज़ देखिए कहाँ 6 था और कहाँ 133 हो गया है सिंगल में। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हो इंटेल का 8386, या बीच में आप 3 लिख देना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और मोटोरोला का देखिए 6800 था तो यहाँ पे 68030 आ गया था इसका नया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, जो 1995 से लेके अभी तक चलता आ रहा है, दैट इज़ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन SLSI, 64 बिट का है, 64 GB देखो 64 GB मेमोरी इसमें आ जा रही है, और 533 मेगाहर्ट्ज़ देखिए इससे कितने कंपेरेटिवली 5 टाइम्स करीब ज़्यादा हो गया है, और 34 गीगाहर्ट्ज़ तक बहुत ज़्यादा हो गया है। और मल्टी कोर देखिए ये पहली बार ऐसा है जब मल्टी कोर्स में चलता है फिफ्थ जनरेशन में, जो 1995 से आने शुरू हुए थे। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप पेंटिंग का कोई भी वर्जन दे सकते हो, इसके अलावा सेलरोन और Xeon वेव आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस। देखो माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, लाइक उसका क्या चिप का साइज़ है, क्या चिप का टाइप है, वर्ड साइज़ क्या है,
मेमोरी साइज़ क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, इन फीचर्स को ब्रीफली देखते हैं आगे। वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम, मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स को वो एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोसेस कर सकता है। अर्लियर ए वर्ड विच द 8 बिट का हुआ करता था, एज इट वाज द मैक्सिमम लिमिट एट दैट ए टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे यही सबसे मैक्सिमम हुआ करता था। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में मिनिमम वर्ड साइज 16 बिट का हो गया है और ये करीब 64 बिट्स तक मैक्सिमम में चला गया है। ये आपको याद रखना है फिगर्स। मेमोरी साइज में देखिए, मेमोरी साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अपॉन द वर्ड साइज। दी साइज़ ऑफ द रैम वेरीज। इनिशियली रैम जो थी करीब 4 MB की हुआ करती थी और डी टू 4 to 8 बिट्स का ही इसमें साइज़ रहता था। ए वर्ड साइज इंक्रीज 64 जब बढ़ गया तो इसके वजह से बिकम द फिजिबल टू यूज़ द रैम साइजेस अप टू 16 एक्साबाइट्स, EB जिसे हम कहते हैं, यहाँ तक की आने लग गई। अब क्लॉक स्पीड देखिए, कंप्यूटर्स हैव ए इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेस को वो जनरेट करता है, सिग्नल्स जिसे हम कहते हैं, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इससे स्पीड पता चलती है कंप्यूटर की क्या रहती है। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड्स बाय द क्लॉक इनसाइड द कंप्यूटर, में कितना पर सेकेंड में चल रहा है। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड। ऑब्वियसली देखो, क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपका कंप्यूटर भी उतना ही हाई स्पीड का माना जाएगा। एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। अर्लियर इट वाज मेजर्ड टू हेगार्ट्स में इसमें नापा जाता था एंड द नेक्स्ट वो किलो हार्ट्स में नापा जाने लग गया। बट विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी और द चिप डेंसिटी जो बढ़ती गई, जिस वजह से इट इज़ नाउ मेजर्ड एट द जीगा हार्ट्स में नापा जाने लग गया, जिसे हम GHz से डिनोट करते हैं, जो बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। कोर्स देखिए, कोर्स इज़ ए बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट ऑफ CPU मानी जाती है इसको। अर्लियर प्रोसेसर्स हैड ओनली वन कंप्यूटेशनल यूनिट हुआ करती थी, सिंगल में चला करते थे, देयरफॉर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम। विद द एडवांसमेंट ऑफ द मल्टी कोर प्रोसेसर जो आने लग गए, एडवांस नई चीज़ें आने लग गई, मल्टी कोर आने लग गए, अब इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ सके। CPU विद 2, 4 एंड 8 कोर्स इज कॉल्ड द ड्यूल कोर। इसको ड्यूल कोर का नाम दिया गया, जिसमें कम से कम 2 हों, 4 हों या फिर 8 हों तो उसको ड्यूल कोर नाम दिया जाता है। क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसिंग रिस्पेक्टिव। देखो, 2 वाले को ड्यूल कोर बोलेंगे, 4 वाले को क्वाड कोर बोलेंगे और 8 कोर वाले को ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक आपके में दिया है काफ़ी अच्छा, दैट इज़ माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। द माइक्रो कंट्रोलर्स इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस, स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है विच हैज़ ए CPU। इसमें केवल एक ही CPU होता है, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम होती है, रोम होता है एंड अदर पेरिफिकल्स आर एम्बेडेड on a single chip as compared to the microprocessor that has only CPU on the chip। देखो, माइक्रो प्रोसेसर में केवल एक CPU हुआ करता है चिप के, लेकिन इसके अंदर बाकी सब चीज़ें भी एक ही चिप के अंदर लगा दी गई है, जैसे कि फिक्स अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेज। जो देखो यहाँ पे एग्जांपल अच्छा दिया गया है फिगर में, यहाँ पर देखिए बस भी इसी के अंदर है, एक चिप के अंदर ही क्लॉक, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सारे के सारे इसी में दिए गए एक चिप के अंदर, ठीक है। तो इसको बोला गया है माइक्रो कंट्रोलर्स। दी स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर दिया गया है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरास, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर्स भी हम इसे कह सकते हैं, माइक्रोवेव्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स। इन सब के अंदर इसी का यूज़ किया जाता है। एज दीज आर डिज़ाइंड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क ओनली। ऑब्वियसली जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, हैंस दे आर स्मॉल एज वेल एज द कॉस्ट इज रिड्यूस। कॉस्ट भी कम हो जाएगी, साइज भी कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वेरी small size of the microcontrollers. It is embedded in another device or system to perform a specific function को परफॉर्म करने के लिए रहता है ये। फॉर एग्जाम्पल को वापस से दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हम आज के टाइम में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखते हैं, इज़ यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। क्यों कोई भी उसका ह्यूमन का इंटरवेंशन उसको नहीं चाहिए, सारे काम वो खुद ही परफॉर्म कर सकती है। दिस साइकिल स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ द वाटर, आफ्टर विच द क्लॉथ्स आर शॉक्ड, डुबोए जाते हैं एंड वॉश किए जाते हैं। देयर आफ्टर द वाटर इज ड्रेन्ड एंड क्लोथ्स आर स्पिन ड्राई, उसको साफ़ किया जाता है, बिल्कुल सुखाया जाता है। सारे फंक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के कर लेता है। द सिंपल यूज़ ऑफ माइक्रो कंट्रोलर हैज़
परमिटेड रिपीटेटिव एग्जीक्यूशंस, रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन का मतलब लगातार कोई चीज़ बार बार चलाना, ठीक है। एग्जीक्यूशंस ऑफ टेडियस टास्क मतलब बहुत ज़्यादा टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, इंटरफेरेंस के आप सभी के सभी टास्क को रिपीटेडली बार बार परफॉर्म कर पा रहे हो, देयर बाय सेविंग प्रीशियस टाइम। ऑब्वियसली टाइम तो इससे बचेगा ही बचेगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। एक कंप्यूटर इज़ प्राइमरली फॉर द प्रोसेसिंग डाटा। ऑब्वियसली मेन काम तो इसको डाटा को प्रोसेस करना ही होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर्स एवरीथिंग एज डाटा, सब चीज़ वो कंसीडर डाटा की तरह ही करता है। बी इट इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा, कुछ भी हो उसको डाटा के फॉर्म में ही मानता है। डाटा कैन आल्सो बी रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स भी माने जा सकते हैं। रॉ भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल ही आपका कह सकते हैं कि स्पेयर डाटा पड़ा हुआ है। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स दैट आर प्रोसेस टू गेट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। देखिए ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से बताई गई है कि जो आपका डाटा रॉ फॉर्म में था, ठीक है, मतलब कि स्पेयर फॉर्म में था, यूजेबल नहीं था, तो उसको जब प्रोसेस करके अच्छे से फॉर्म में ले आते हो तो उससे हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसको आगे पूरा डिटेल में बताया गया है। सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डाटा अमंग विद इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ crucial to understand the overall functioning of a computer. Sometimes people use the terms data, information and knowledge interchangeably. दोनों में काफ़ी फ़र्क है, which is incorrect. Information एक अलग चीज़ है, knowledge एक अलग चीज़ है। Data and its types, देखिए इसमें क्या है, the computer system has the many input devices, बहुत सारी होती हैं, which provided with the raw data, जो उसको raw data प्रोवाइड करती है, in the form of facts, concepts and instructions, ठीक है। इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्म 0 और 1, जो डिजिटल फॉर्म भी हम कहते हैं। उसके देखो कंप्यूटर ने कुछ भी आपको डाटा दिया सब राव डाटा ही है, क्योंकि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है। कंप्यूटर से किस में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1, दैट इज डिजिटल फॉर्म, जिसे बाइनरी भी कहते हैं। बट इंटरनली डाटा कैन बी इनपुट टू ए कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फ्रॉम द कंसिडरिंग। हम कैसे एंटर करते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे कि A to Z, स्मॉल a to Z, नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स जैसे हम ये @ और हैश वाले यूज़ करते हैं। डाटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेजेस टू, इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उन सब में आप डाटा को एंटर कर सकते हो। इट कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल्स, फाइल से भी डाटा रीड किया जा सकता है। द इनपुट डाटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आप डाटा को इनपुट करवा सकते हो। हैंस इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो अलग अलग फॉर्मेट भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू, दैट इज़ RGB पिक्सल्स का कम्बिनेशन होता है। अगर आपने कंसेप्ट कहीं पढ़ा हो तो जो आपकी इमेज रहती है उसमें जो कलर्स का कम्बिनेशन रहता है RGB फॉर्मेट से चलता है, जिससे पिक्सल बनता है। ए वीडियो इज़ मेड अप ऑफ फ्रेम्स, इन बहुत सारे इमेजेस से मिलकर एक पर्टिकुलर वीडियो बनता है जिसमें एक इमेज को हम फ्रेम बोलते हैं। एंड ए फी रिसिप्ट इज़ मेड ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में रहते हैं। प्रिमिनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, 3 टाइप के डाटा रहते हैं। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर डाटा, डाटा विच फॉलो ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि जो आपको फॉर्मेट बोला है उसी में रखना है, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर डाटा। एंड इज़ ईजी टू कंप्रीहेंस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल डाटा, जिसको हम ईजिली कंप्रीहेंस कर सके, समझ सके, समझा भी सके आगे। सच डाटा विद प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट, प्री स्पेसिफाइड मतलब जो पहले से फिक्स फॉर्मेट है पर्टिकुलर, दैट इज टेबुलर फॉर्मेट, सबसे ईजी फॉर्मेट टेबुलर फॉर्मेट माना जाता है। मे बी स्टोर्ड इन डाटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर में एक्सेस कर सके। देखिए इस टेबल में यही चीज़ बताई गई है। मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जैसे रोल नंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं, मंथ है और अटेंडेंस है, कितने अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्म में बता दिया। दैट इज़ ए स्ट्रक्चरल डाटा, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डाटा को बना दिया टेबुलर फॉर्म में। अब देखिए इट इज़ क्लियर दैट सच डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट एंड इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल, बहुत ईजिली आप समझ पा रहे हो उसको। स्ट्रक्चर डाटा में बी स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी वे में रख सकते हो आप। असेंडिंग आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इन द एग्जाम्पल अटेंडेंस डाटा इज स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉलम मंथ, देखिए मंथ के में रखा गया, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये मई है और फिर जुलाई का डाटा आ रहा है। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा इंक्लूड सेल्स ट्रांजेक्शन, आपने कोई सेल की ट्रांजेक्शन करी हो मंथ वाइज दे दी। ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग बुकिंग आपने करी है कोई, उसको प्रॉपर में टेबुलर फॉर्म में दे दिया। ATM की ट्रांजेक्शन हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देखिए क्या होता है। अब
देखिए इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने फिगर में बताया है। ये देखिए फिगर आपके सामने है, आपने देखो इसको कंपेयर करो इस वाली टेबल से। इसमें कितने अच्छे तरीके से टेबलर फॉर्म में दिया है, समझ में आ रहा था कि इसका क्या डाटा है। इसमें कोई ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, टोटल क्लास हेल्ड इतनी है, अटेंडेंस इतनी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं नॉट ऑर्गेनाइज्ड वे। अगर कोई डाटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में है तो उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन ए प्री डिफाइंड record format is called unstructured data. Examples including audio and video files, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट भी इस कैटेगरी में आते हैं। फिर सैटेलाइट इमेजेस आ रही है, वो भी कोई कैटेगरीज नहीं होती हैं। इस फिगर में यही बताया गया है। शोज ए रिपोर्ट कार्ड विद द मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड डिटेल्स सेंड टू ए पेरेंट्स। सच डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड एज दे कंसिस्ट ऑफ टेक्सचुअल कंस्ट्रक्ट्स एज वेल एज ग्राफिक भी साथ साथ दे दी इसने, विच इज़ डू नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसी आपको रफली लिख के दे दिया है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा देखिए क्या होता है। डाटा विच हैज़ नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स और मार्किंग टू सेपरेट डाटा एलिमेंट्स एज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। दो चीज़ है इसमें, एक तो मेंटेन्स इंटरनल टैग्स को मेंटेन करता है वो, और मार्किंग टू सेपरेट डाटा एलिमेंट्स को। यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर मंथ वाइज टोटल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्कूल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेम्स है, ठीक है। आपने देखो नेम्स को एक कॉलम नहीं बनाया है, एक नेम्स के साथ साथ नेम लिखे जा रहे हो इसके, ये थोड़ा सा इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड माना जाएगा। फिर आपने मंथ भी साथ में लिख दिया, क्लास भी लिख दिया और अटेंडेंस भी लिख दिया, ये थोड़ा सा अलग हो गया, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द ईमेल डॉक्यूमेंट आपका आ गया, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी, एचटीएमएल का पेज भी इसी में कैटेगरी में आता है। फिर कोमा सेपरेटेड वैल्यू जैसे CSV फाइल्स, ये आपके आगे पाइथन में भी आपको डिटेल में आएगा। कोमा सेपरेटेड फाइल ऐसी फाइल्स होती है तो कोमा से सेपरेट करके आपने अलग अलग कॉलम्स को बनाया हुआ है। इस फिगर में देखिए आपने कोई बताया भी नहीं, इस तरीके से बताया गया। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर ईच अटेंडेंस रिकॉर्ड, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। हेयर ईच डाटा वैल्यू इज़ प्रेसिडेड बाय ए टैग दिया हुआ है, देखो सबके साथ में नेम भी दिया हुआ है, मंथ भी दिया हुआ है, क्लास भी दिया हुआ है और अटेंडेंस भी दिया हुआ है। दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हम कह सकते हैं इसको, इसलिए सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में आ रहा है ये। फॉर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डाटा वैल्यू वाइल प्रोसेसिंग, सबके साथ में लिख दिया आपने किस चीज़ की वैल्यू है ये, जबकि आपको प्रॉपर ऊपर हेडिंग देनी चाहिए तो अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डाटा को कैप्चर कैसे करना है स्टोरेज में और डाटा को प्रोसेस कैसे करना है। टू प्रोसेस द डाटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट, ऑब्वियसली डाटा को आपको प्रोसेस करवाना है, पहले आपको इनपुट करवाना पड़ेगा और कैप्चर डाटा मतलब डाटा कहीं से लेना पड़ेगा। दिस इज़ फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन ए फाइल, ऑब्वियसली फिर डाटा को आपको गिरने स्टोर करना पड़ेगा और ये डाटा बेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर पर्पज से यूज़ करने के लिए डाटा को स्टोर तो एक बार करवाना ही पड़ेगा। Whenever data is processed, it is first retrieved from the file से पहले रिट्रीव करोगे और डाटाबेस, so that we can perform further actions on it, दूसरे एक्शन हम परफॉर्म कर सके। डाटा कैप्चरिंग में देखिए इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिजिटल फॉर्म। देखो डिजिटल फॉर्म की बात हो रही है। दिस कैप्चरिंग में वेरी फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द कीबोर्ड से भी कर सकते हो, बार कोड रीडर जैसे आपने देखो ये बार कोड रीडर आपने देखे होंगे जो बार कोड्स के थ्रू शॉपिंग मॉल्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं, डाटा को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस कैलकुलेट करके बिल बनाते हैं। यूज एज ए शॉपिंग आउटलेट्स, कमेंट्स और पोस्ट ओवर सोशल मीडिया में जो रहती है, रिमोट सेंसर्स ऑन ए अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे चलते हैं। समटाइम्स हेट्रोजोनिकली मतलब अलग तरह से बहुत डिफरेंट इसमें टाइप रहते हैं। एमंग द डाटा सोर्सेज मेक्स डाटा कैप्चरिंग ए कॉम्प्लेक्स टास्क। डाटा को कैप्चर करना है कॉम्प्लेक्स टास्क माना जाता है कि कहीं पे डाटा किसी फॉर्मेट में, कहीं किसी फॉर्मेट में, कहीं पर सोर्स कुछ है, कहीं पर सोर्स कुछ है उसका डाटा का। नेक्स्ट देखते हैं डाटा स्टोरेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डाटा। जो डाटा आपने कैप्चर कर लिया किसी भी डिवाइस के थ्रू किसी भी तरीके से, उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करवाना है लेटर यूज़ के लिए। नाउअडेज डाटा इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए वेरी हाई रेट पे प्रोड्यूस हो रही है एंड देयरफॉर डाटा स्टोरेज हैज़ बिकम ए चैलेंजिंग टास्क बनता जा रहा है। हाउएवर द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग दिस टास्क
सिंप्लीफाई होती जा रही है। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक, देखो हमने काफ़ी फिगर में ऊपर एक बार दिखाया था, काफ़ी ऊपर आई थी फिगर ये। डाटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, डाटा आपका बढ़ता ही जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। हैंस दी स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो रिक्वायर्ड टू अपग्रेड पीरियडिकली। आपको स्टोरेज डिवाइस अगर आपने सपोज आज आपने 40 GB की लगा रखी है तो कल आपको 400 GB की ज़रूरत पड़ सकती है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर्स विद लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड द डाटा सर्वर्स माना जाता है, इनकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज जिसमें होती है, आर डिप्लॉयड टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को रखने के लिए अलग से उन्होंने डाटा सर्वर बना लेते हैं। सच डेडिकेटेड, वो डेडिकेटेड मतलब जो सिर्फ डाटा को ही सेव करते हैं, तो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स माने जाएंगे। हेल्प इन प्रोसेसिंग डाटा इफिशिएंटली, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। हाउएवर द कॉस्ट बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ सेटिंग अप द डाटा सर्वर एज वेल एज इट मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। देखो अगर आपको कोई फैसिलिटी चाहिए तो मेंटेनेंस भी उसकी बढ़ेगी आपको इन फ्यूचर, और डाटा की आपके रखने की कॉस्ट भी बन जाएगी क्योंकि डाटा सर्वर अलग से मैनेज कर रहे हो। स्पेशली फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप्स के लिए ये दिक्कत हो रही है। डाटा रिट्रीवल, इट इन्वॉल्व्स फीचिंग डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस, डाटा को फीच करवाना कहाँ से, स्टोरेज डिवाइसेस से, फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर ने मान लो कहा हमें पर्टिकुलर फाइल को देखना है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में जानना है, तो उसी के डाटा के रिकॉर्ड को आपको लेके आओगे कंप्यूटर से निकाल के, तो उसको डाटा रिट्रीवल कहते हैं। एज डाटाबेस इज ग्रो, डाटाबेस के साथ बढ़ता जा रहा है। द challenges involved in search and retrieval of data is acceptable time, एक मतलब डाटा को सर्च करना, उसको लेके आना एक एक्सेप्टेबल टाइम में, ये नहीं कि आज आपने कमांड दी और कल आपको रिकॉर्ड का आउटपुट मिल रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ये भी बढ़ता जा रहा है। मिनिमाइजिंग द डाटा एक्सेस टाइम, ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा डाटा का एक्सेस टाइम मिनिमाइज हो, कि आपने अभी कमांड दी तो आपको विद इन सेकेंड्स, आजकल किसी के पास वेट करने का टाइम नहीं, विद इन सेकेंड्स आपके पास वो रिकॉर्ड आ जाए। इट्स क्रूशियल फॉर द फास्टर डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्रूशियल है। डाटा डिलीशन एंड रिकवरी, तो कभी कभी डाटा डिलीट भी हो जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट जो थ्रेड आज के टाइम बढ़ता है एसोसिएटेड विद द डिजिटल डाटा इज इट्स डिलीशन, डिलीशन हो जाती है। द स्टोरेज डिवाइसेस कैन मेली फंक्शनिंग और क्रैश, आपके स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, ठीक है, वो किसी भी टाइम आपकी क्रैश हो गई, वर्क ही नहीं कर रही है, आज वर्क कर रही थी कल नहीं कर रही है, तो उसके इसमें हार्ड डिस्क क्रैश मानी जाएगी, जो क्रैश डाउन हो गई, रिजल्टिंग इन द डिलीशंस ऑफ द डाटा स्टोर्ड, अपने डाटा स्टोर के सारा बेकार हो गया। यूजर्स कैन एक्सीडेंटली इरेज, गलती से आपने इरेज कर दिया डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस, और हैकर्स तो देखो जान के करेगा। मालवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डाटा इंटेंशनली, जान के करना दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक्सीडेंटली हो गया या फिर हैकर ने इंटेंशनली जान के कर दिया। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डाटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डाटा एट बिट लेवल, देखो अगर हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो बिट लेवल पे चेंजेस करना पड़ेगा हार्ड डिस्क में, सिर्फ डिलीट कमांड देने से नहीं चलता। विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। देयरफॉर व्हेन एनी डाटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री, देखो जब हम कोई फाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो उसमें सिर्फ वो मार्क कर देता है कि इतना डाटा आपका, इतना पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का स्पेस, मेमोरी का स्पेस फ्री हो गया है, लेकिन एक्चुअल डाटा अभी भी वहीं पे है। एंड दैट मच स्पेस इज शोज एट द एम्प्टी टू द यूज़र, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई और फाइल्स पे रखी जा सके विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डाटा। इस केस में आपका डाटा एक्चुअल डिलीट नहीं होता है। इन केस डाटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, देयर अराइजेज ए नीड टू रिकवर द डाटा, अगर आपका डाटा एक्सीडेंटली डिलीट हो गया तो आप ऑब्वियसली उसको रिकवर करना चाहोगे। रिकवरी ऑफ द डाटा इज पॉसिबल ओनली द कंटेंट ऑफ द मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड कैन नॉट बी ओवरराइटेड, जैसे मैंने आपको बताया था डाटा सिर्फ आपको जब डिलीट करते हो तो उसको मार्क फ्री कर देता है, अगर आपने अभी तक वो फ्री मार्क है उसके ऊपर आपने ओवरराइट करके दूसरी फाइल से नहीं लिखी है तब तो आप रिकवर कर लोगे, ईजी होगा, तभी पॉसिबल है। अगर आपने डाटा कोई और लिख दिया फिर तो पॉसिबल ही नहीं है बाय सम अदर डाटा, ठीक है। डाटा रिकवरी इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, जो आपने गलती से डिलीट कर दी है, करप्टेड, ऐसे हार्ड डिस्क अभी करप्ट हो गई है, एंड लॉस्ट डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से ही होता है ये, क्योंकि रैम में आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो तो वैसे भी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर ऑफ होते चला जाता है डाटा उसमें से। देयर आर यूजुअली टू सिक्योरिटी कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द डाटा, वन इज इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर, भाई आपने किसी ने अनऑथराइज्ड पर्सन था उसने डिलीट कर दिया किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। दीज कंसर्न्स कैन बी अवॉइडेड बाई लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम बाई यूजिंग द पासवर्ड, आप पासवर्ड का यूज़ करो, उसको एक्सेस ही मत दो तो आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर यूज़र अकाउंट्स एंड फाइल्स वेन एवर पॉसिबल, देयर इज़ आल्सो एन ऑप्शन ऑफ इनक्रप्टिंग फाइल्स,
आप फाइल्स को इनक्रप्ट भी कर सकते हो। इनक्रप्ट बेसिकली क्या होता है कि आपने उस फाइल का फॉर्मेट ही बदल दिया, वो फाइल रीडेबल नहीं रही। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अनवांटेड मॉडिफिकेशंस। द अदर कंसर्न इज रिलेटेड टू द अनवांटेड रिकवरी ऑफ डाटा बाय अनऑथराइज यूजर्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। भाई कोई अनऑथराइज यूज़र है, उसने गलत तरीके से उस डाटा को रिकवर कर लिया, उसको मिसयूज़ कर सकता है। मैनी ए टाइम्स वी डिस्कार्ड आवर ओल्ड ब्रोकन एंड मेल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइसेस को हम ऐसे फेंक देते हैं, कबाड़ी वाड़ी को दे देते हैं, स्पेयर में यूज़ कर लेते हैं उसको, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ डिलीटिंग डाटा। वी एज्यूम दैट द कंटेंट्स ऑफ द डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव। हमें ऐसा लगता है कि वो परमानेंटली रिमूव हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाउएवर इफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द मिसचीफियस मॉन्गर्स, अगर मतलब किसी गलत पर्सनस के हाथ में लग गई तो उसको मिसयूज़ कर सकता है। जैसे आर्मी वगैरह का या किसी कंट्री की सिक्योरिटी का डाटा है, तो वो अगर किसी गलत पर्सन के हाथ लग गया तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। दे कैन ईजिली रिकवर्ड डाटा फ्रॉम सच डिवाइसेस। दिस पोजेस ए थ्रेट टू डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी हट जाएगी इसमें। दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स। इसके लिए टूल्स होते हैं जो इनके डाटा को प्रॉपर अच्छी तरीके से डिलीट कर देते हैं और श्रेड डाटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी ओल्ड और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइस को करने से पहले हमें इसको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, अच्छे से इसको टूल्स के थ्रू डिलीट कर देना चाहिए। नेक्स्ट चलो ठीक है, इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे, चैप्टर काफ़ी लंबा है ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।